वो कहते हैं उम्र को हराना है तो शौक़ ज़िंदा रखिए। वो कहते हैं उम्र को हराना है तो शौक़ ज़िंदा रखिए। घुटने चलें या ना चलें, घुटने चलें या ना चलें, लेकिन मन परिंदा रखिए। मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णांतरिक परावर्तन। तो आज इस लेक्चर के साथ ही इस चैप्टर की थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो आज लेक्चर नंबर 9 मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी द्रव की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में क्या संबंध होता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप किसी तालाब को देखते हैं तो उसकी गहराई आपको कुछ कम प्रतीत होती है, या फिर आप किसी आसमान में वायुयान या किसी चील या किसी पक्षी को देखते हैं तो उसकी जो ऊंचाई है उसकी वास्तविक ऊंचाई से काफ़ी दूर वो वस्तु नज़र आती है। तो ऐसा अपवर्तन की वजह से होता है। ये हमने अपवर्तन के जो उदाहरण हैं उनमें आसानी से इसको समझा था। अब किस रिलेशन से उस वास्तविक गहराई और आभासी गहराई को हम निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका डेरिवेशन हम किस प्रकार करते हैं, इस लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो आभासी विस्थापन होता है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बीच, उसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, यानी उस डेरिवेशन को भी हम इसमें निकालेंगे। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखेंगे, सपोज आप किसी तालाब को देख रहे हैं तो ऊपर वाला माध्यम एयर है और नीचे तालाब का माध्यम क्या हो जाएगा, जल, तो आपको उस तालाब की गहराई कम प्रतीत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप विरल से सघन में देखते हैं तो वास्तविक गहराई कम प्रतीत होती है। बट जब आप वो किसी आसमान में उड़ते हुए पक्षी या किसी एरोप्लेन या वायुयान को देखते हैं, वहाँ क्या होता है, जो नीचे का माध्यम सघन है, ऊपर का माध्यम क्या है, विरल। अब नीचे का सघन इसलिए है क्योंकि नीचे के वायुमंडल में कई सारी अशुद्धियाँ हैं, गैसें हैं, तो इस वजह से नीचे का जो वातावरण है वो सघन है और ऊपर का वातावरण कैसा है, विरल। तो जब हम सघन से विरल में देखते हैं तो उसकी जो आभासी ऊंचाई है, जो दूरी है, वो हमें काफ़ी दूरी तक नज़र आती है, यानी वो दूरी हमें ज़्यादा प्रतीत होती है। जब सघन से विरल में देखेंगे तो वो वस्तु हमें ज़्यादा दूर नज़र आती है, और जब हम विरल से सघन में देखेंगे तो वो वस्तु हमें पास नज़र आती है। ऐसा अपवर्तन की वजह से होता है। अब उसका फॉर्मूला किस प्रकार हम ड्राइव करते हैं, चलिए जानते हैं इस लेक्चर में। देखें, तो जैसा कि मैंने बोर्ड पर हेडिंग लगा दी है, वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड इमेजिनरी डेप्थ। तो इसके लिए देखें, मैंने यहाँ पर ये कोई बर्तन बनाया है, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है। द्रव यहाँ पर कोई भी हो सकता है, जैसे जल है, तेल है, कोई लिक्विड लिया है जो इसके अंदर भरा हुआ है। अब देखने वाली बात ये है, यहाँ पर इसकी तली में कोई बिंदु है, ये यानी कोई बिंदु वस्तु रखी है और इस वस्तु का नाम रख दिया मैंने O। एक एक पॉइंट को बारीकी से क्लियर करेंगे और इसका डेरिवेशन देखो हम आखिर तक बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो जो वस्तु है वो है बिंदु वस्तु, यानी छोटे साइज की वस्तु है जो उसकी तली में रखी है, उस वस्तु को नाम दिया मैंने O। अब O इसलिए लिया, ऑब्जेक्ट है तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं इसका। अब वो वस्तु इस तल से, यानी इस जल का जो तल है वहाँ से कैपिटल H गहराई पर स्थित है, यानी ऊपर से इसकी जो वास्तविक गहराई है एक्चुअल में वो कितनी है, कैपिटल H। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जल की या जो लिक्विड लिया आपने, द्रव लिया है, इसकी जो गहराई है वो है कैपिटल H, यानी कैपिटल H गहराई नीचे वो वस्तु रखी है। अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, इस केस में हम इस वस्तु को कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से। जब हम ऊपर से देखेंगे तो वस्तु यहाँ रखी है तो इससे निकलेंगी प्रकाश किरणें। तो एक कोई प्रकाश किरण इस वस्तु से लंबवत निकलती है, तो जैसे ही लंबवत निकलेगी तो वो तल के लंबवत है, यानी अवलंब पर निकल रही है, तो इसमें अपवर्तन नहीं होगा, तो इस वजह से वो किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। अब देखो, ये माध्यम है द्रव और ये माध्यम है वायु। तो द्रव यहाँ पर काम कर रहा है सघन माध्यम का और ऊपर वायु है, तो वायु यहाँ पर काम कर रही है मेरा विरल माध्यम का। और यहाँ जो ये मैंने लिया है वो क्या, मेरा द्रव, कोई लिक्विड भरा हुआ है, जल हो सकता है, कोई तेल हो सकता है, कोई भी लिक्विड यहाँ पर लिया गया है। तो एक प्रकाश किरण उस वस्तु से निकली जो इस तल के लंबवत निकली है, तो इस वजह से माध्यम चेंज तो हुआ है, द्रव से वायु में गई है, लेकिन अपवर्तन की घटना नहीं होगी। वजह क्या, जब तल के लंबवत आपतित होती है तो वह प्रकाश किरण बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधी निकल जाती है। अब दूसरी प्रकाश किरण जो कुछ वस्तु से कुछ इस तरह से निकली है, देखना यहाँ तक गई है, यहाँ तक इस वस्तु से जो प्रकाश किरण निकली है इसका रास्ता नहीं बदलेगा। वजह क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक माध्यम द्रव है, यानी कोई लिक्विड है, यानी कोई जल है,
तो जब माध्यम एक ही है यहाँ से यहाँ तक, जब तक माध्यम एक रहता है तो प्रकाश कण का चलने का जो रास्ता है वो नहीं बदलता है। अब द्रव के बाद ऊपर क्या है, वायु। अब द्रव से किस में जा रही है, वायु में। जब माध्यम चेंज होता है तो वहाँ घटना घटित होती है अपवर्तन की। जब अपवर्तन पढ़ते हैं तो वहाँ हमें एक अविलंब की आवश्यकता होती है। तो हमने क्या किया, इस तल पर यानी इस वायु और द्रव का जो तल है इस पर एक अविलंब ड्रॉ कर लिया। इस अविलंब का नाम रख लिया m और n। क्या रख दिया, m और n। अब हम जानते हैं जब कोई प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। अपवर्तन में हमने पढ़ा था इसको, हम जानते हैं इस चीज़ को। द्रव से जब वायु में जाएगी तो द्रव है यहाँ पर मेरा सघन माध्यम और वायु है मेरा विरल माध्यम, तो वो प्रकाश कण अपने सीधे रास्ते पर न जाकर अविलंब से दूर यानी कुछ इस तरह यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब कोई व्यक्ति जो पर्सन है वो यहाँ है, वो इसको यहाँ से देख रहा है। जब यहाँ से देख रहा है, ये वस्तु उसके प्रेक्षक की आँख है, तो जब यहाँ से वो देख रहा है तो उसको ये लगेगा ये प्रकाश कण यहाँ से घूम के नहीं आ रही है, उसको तो ये लगेगा कि ये प्रकाश कण यहाँ से होकर आ रही है, इस पॉइंट से। पीछे अगर बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट से होकर आ रही है। तो इस वजह से इस ओ वस्तु का प्रतिबिंब जो व्यक्ति यहाँ से देख रहा है इस बिंदु पर बनता हुआ दिखाई देगा। प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं, उस वजह से हमने इसका नाम दिया है आई। अब जो यहाँ से देख रहा है उसे ये नहीं लगेगा वस्तु यहाँ है, उसे तो ये लगेगा कि वस्तु यहाँ है। तो उसे उस वस्तु को केवल इतनी गहराई ऊपर वाली, ये वाली केवल दिखाई दे, तो उसे ये नज़र आएगा कि वस्तु इतनी गहराई पर स्थित है। तो इसको जो नज़र आएगी गहराई वो है ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो उस आभासी गहराई को हमने माना है स्मॉल h। क्या माना है, स्मॉल h, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब नामकरण कर दे रहे हैं। इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने B, इस पॉइंट का नाम रख दिया C और इस पॉइंट का नाम रख दिया D। ये तो इसका डायग्राम है। देखो बार फिर समझते हैं। ये कोई वस्तु रखी है इसकी तली में, इससे एक प्रकाश किरण निकली जो इसके तल के लंबवत जो बिना विचलन के सीधी निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण जो इस तरह से गई है और सघन से विरल में गई है तो अविलंब से दूर हट गई है। यहाँ कोई प्रेक्षक है जो यानी ऊपर से देख रहा है इस वस्तु को, तो इस वस्तु को यानी इस वस्तु को ये व्यक्ति यहाँ पर नजर आ रही है, तो यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई पर। तो इस वस्तु को यानी ये व्यक्ति है उसको केवल ये गहराई प्रतीत हो रही है। तो स्मॉल h यहाँ पर है आभासी गहराई, जबकि उसकी वास्तविक गहराई एक्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ कितनी है, कैपिटल H। मैं यहाँ पर मेंशन किए दे रहा हूँ, जो यहाँ पर कैपिटल H है वो यहाँ पर है वास्तविक गहराई। कैपिटल H क्या है, वास्तविक गहराई, और जिसे हम कहते हैं रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई। और जो स्मॉल h है ये आभासी गहराई है, यानी एक्चुअल में ये आभास हो रहा है, ये काल्पनिक है, तो इसको आभासी या काल्पनिक गहराई बोलते हैं। ये है आभासी गहराई। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है कैपिटल H और स्मॉल h में, वही हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो अब आपको एंगल्स पता होने चाहिए थोड़ा। देखें यहाँ पर, ये आपतित किरण है यानी O से लेकर C तक, ये आपतित किरण है और ये MN अविलंब है। तो आपतित किरण का अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण I। ये हमने अपवर्तन में पढ़ा है। और ये अपवर्तित किरण है CD। अपवर्तित किरण का अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को नोट करते हैं R से। किससे नोट करते हैं, R से। अब यहाँ ज्योमेट्री की आपको दो थ्योरम्स याद आनी चाहिए, एक संगत कोण और दूसरा एकांतर कोण। क्या होते हैं, देखें यहाँ पर, जैसे ये कोई दो समांतर रेखा हैं, इनको कोई ये तिर्यक रेखा काट जाए, तिरछी रेखा। अब ये जो Z के अंदर एंगल बन रहा है ये वाला, देखें यहाँ पर ये Z बन रही है इस तरह से, ये और ये कोण अगर x है तो ये भी कोण कितना होगा, x। ये कोण कितना होगा, x। इन्हें कहते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। और ये कोण इसके बराबर होगा, यानी ये कोण अगर x है तो ये भी कोण कितना होगा, x। और इसे हम कहते हैं संगत कोण। इन्हें क्या बोलते हैं, संगत कोण। इसी तर्ज पर देखें यहाँ पर, गौर करना ज़रा, इसको यहाँ से लेकर यहाँ, ये मैं डार्क कर रहा हूँ, ये और ये एंगल आई है तो ये Z बन रही, देखें इस तरह से, ये तो ये एंगल आई है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, आई। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पर इस तरह से, ये R है तो ये भी कितना होगा, ये पोजीशन बन रही, ये X है तो ये भी कितना, X। तो ये R है तो ये भी एंगल यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, स्मॉल r। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो अब हम कर रहे हैं इसको। देखें यहाँ पर, इसका काम खत्म। तो यहाँ पर थ्योरी लगा दी मैंने संगत कोण की और दूसरी एकांतर कोण की। तो सबसे पहले इसका वर्णन लिखना है। माना कि कोई वस्तु है जो किसी, माना कोई बीकर या कोई बर्तन है जिसमें
कोई द्रव भरा हुआ है जिसकी गहराई, जिससे कैपिटल H गहराई पर कोई वस्तु O स्थित है। इस O वस्तु को ये प्रेक्षक द्वारा देखने पर वो कहाँ नजर आती है, I पर, यानी उस वस्तु की वास्तविक गहराई तो कैपिटल H और आभासी गहराई क्या है, स्मॉल h। इसकी थ्योरी में वीडियो के PDF, इस थ्योरी का जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसकी टेंशन ना करें। आप फिलहाल माना ही आपको लिखना पूरा, तो मैं यहाँ पे कर ही दूंगा। तो सबसे पहले आप देखें तो अब अपवर्तन हो रहा है, और अपवर्तन का जहाँ भी अपवर्तन होता है वहाँ स्नेल का नियम जरूर लगता है। अपवर्तन हो और स्नेल सर का जो स्नेल्स लॉ है, जो नियम उन्होंने दिया वो ना, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इस केस में भी हम स्नेल का नियम यूज़ करेंगे। स्नेल का नियम हमने पढ़ा है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो एक अपवर्तनांक होता है, एक नियतांक होता है। उसी नियतांक को हम कहते हैं अपवर्तनांक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले आप स्नेल का नियम लगाएं। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर। तो पहले केस में क्या हो रहा है, प्रकाश किरणें कहाँ से जा रही हैं, द्रव से किस में जा रही हैं, वाई में। अब द्रव के लिए हम यूज करेंगे एल और वाई के लिए यूज करेंगे हम ए। एल मतलब लिक्विड, ए मतलब एयर। तो इस केस में देखो अपवर्तनांक हम जानते हैं, अपवर्तनांक को दर्शाते हैं एन से। तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम ये कहता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, उस नियतांक को हम कहते हैं एन। अब इस केस में क्या हो रहा है, प्रकाश किरण कहाँ से, लिक्विड से किस में जा रही है, एयर में। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एल एन ए। यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है लिक्विड के रेस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी द्रव के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। अब इस केस में आपतित किरण, ये आपतन कोण क्या है, आई, तो इसको हम लिखेंगे साइन आई और बट्टे अपवर्तन कोण, अपवर्तन यहाँ से हो रहा है तो अपवर्तन कोण कितना है, स्मॉल आर, तो साइन आई बट्टे साइन आर। अब जब हमने आपको अपवर्तन पढ़ाया था तो बताया था कि एल एन ए, तो इसको हमने बताया था प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो अपवर्तनांक को हम 1 करके लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं जो एल एन ए है इसको हम लिख सकते हैं 1/ANL, यानी अपवर्तनांक एक का दूसरे के सापेक्ष लिखते हैं तो इस तरह से 1 में करके लिखा जा सकता है। तो उसी तर्ज पर ALN को हम लिख सकते हैं यहाँ पर इम्प्लाइज दैट करके ANL इजुकल टू, एक मिनट देखें यहाँ पर ALN नहीं, तो यहाँ पर 1 करके ही लिख देंगे। देखो ALNL को, LNA को हम क्या लिख सकते हैं 1/ANL, 1/ANL इजुकल टू, इधर तो यही चल रहा है साइन आई और अपॉन साइन आर। अब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे ANL की। तो एक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, बात वही है, हम क्या कर रहे हैं इसको पलट दे रहे हैं, इसे पलटेंगे तो इसे भी पलट देंगे, यानी ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट ANL इजुकल टू, ये हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। इसको हम डाल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, ANL की, यानी एयर के रेस्पेक्ट में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाई के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। अब हमें काम ये करना है साइन आर और आई, यानी आर और आई का मान अगर मिल जाए तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में। तो हमारा काम अब ये बचा है, यहाँ पर हम आर और आई को फाइंड आउट करेंगे। अब आर और आई की वैल्यू हम इस फिगर से निकालेंगे। तो आर किस में है, आर देखें इस ट्रायंगल में है और आई इस ट्रायंगल में है। तो आर निकालने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे त्रिभुज IBC में, क्या लेंगे, त्रिभुज IBC में, इससे हमें आर मिलेगा, और त्रिभुज OBC में, इससे हमें क्या मिलेगा, आई। तो कर रहे हैं यहाँ पर, देखें यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया त्रिभुज, इसके बाद यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज IBC में, त्रिभुज IBC में, त्रिभुज IBC में, इसको देखें त्रिभुज IBC में। आप इसको दोबारा बाहर ऐसे बना सकते हैं, त्रिभुज IBC में ये एंगल R है, ये एंगल कितना है R, और ये B है और ये C है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये एंगल, यहाँ इस पॉइंट का नाम I है, और ये कितनी है H, ये कितनी है H। अब हम इसमें लगा रहे हैं साइन, साइन थीटा, साइन R। साइन क्यों लगा रहे हैं, हम इसको टारगेट कर रहे हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे कर्व। तो इसमें मैंने लगाया साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है R, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे कर्व। अब ये एंगल 90 है, 90 के सामने ये क्या हो जाएगा, कर्व, और कोण के सामने क्या होता है, लंब। तो लंब हो जाएगा यहाँ पर BC, लंब यहाँ पर क्या है BC, तो साइन थीटा इक्वल लंब बट्टे कर्व, कर्व यहाँ पर क्या है IC, कर्व ये क्या है IC, 90 अंश के सामने होता है कर्व और कोण के सामने होता है लंब, ये बचा आधार। तो कर्व यहाँ पर हो जाएगा IC, इसमें लगा दिया मैंने साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे कर्व।
अब इसको डाल देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या डाल देंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आर निकालना है तो हम इस ट्रायंगल का सहारा लेंगे, ट्रायंगल ओ बी सी में। तो ट्रायंगल ओ बी सी में, ओ बी सी में। अब इसको भी दोबारा बना लो बेहतर समझने के लिए। देखें यहाँ पर ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है मेरा ओ, और ये ट्रायंगल यहाँ पर है 90 और यहाँ से लेकर यहाँ तक बी से लेकर ओ तक ये हाइट कितनी है? एच, कैपिटल एच। तो यहाँ लिख दिया मैंने कैपिटल एच और ये एंगल है मेरा क्या? आर। अब इसमें भी लगाओ आप साइन आर, सॉरी ये एंगल यहाँ पर कितना है? आई। यहाँ पर एंगल ये कितना है? आई। आर तो मैंने निकाल ही लिया, तो इसमें लगाएंगे हम साइन आई। तो साइन थीटा यानी यहाँ पे थीटा आई है, साइन आई इक्वल टू लम। अब इसके सामने ये हो जाएगा लम, लम हो जाएगा मेरा बी सी बट्टे कड़, कड़ हो जाएगा इसमें ओ सी, बी सी बट्टे ओ सी। इसको डालिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो यहाँ साइन आर और साइन आई इन दोनों की वैल्यू कहाँ लगा दें? समीकरण नंबर 1 में। इसके बाद ये मान यहाँ लगाएंगे और इसके बाद यहाँ से देखें, इसके बाद यहाँ से लिखेंगे, तो इसके बाद यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 यही है मेरा, ऊपर लिखा है तो ए एन एल इज इक्वल टू साइन आर, साइन आर। अब आर की वैल्यू देखें, साइन आर की वैल्यू बी सी अपॉन साइन आर पूरे की वैल्यू, साइन आर की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट है, साइन आर की वैल्यू देखें कितनी? बी सी अपॉन आई सी। तो साइन आर की वैल्यू लगा दी मैंने बी सी अपॉन, इसको देखें बी सी अपॉन आई सी और अपॉन साइन आई, साइन आई की वैल्यू कितनी? बी सी अपॉन ओ सी, साइन आई की वैल्यू है बी सी और अपॉन ओ सी। अब इसको गौर करें, अपॉन अपॉन, तो इस बी सी से ये बी सी कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो इस वजह से जो ओ सी है वो ऊपर आ जाएगा, यानी ओ सी और अपॉन आई सी। इसके बाद इधर से देख सकते हैं आप, यानी इसके बाद यहाँ से करना है तो ए एन एल, गौर करना है यहाँ पर ए एन एल इज इक्वल टू मेरे पास आ गया ओ सी, ये ओ ऊपर आ जाएगा ओ सी अपॉन आई सी, तो ये आ गया ओ सी और अपॉन आई सी। इसको हमने डाली क्वेश्चन नंबर 4। अब देखना हम इसमें एक कंडीशंस लगाएंगे अपने डेरिवेशंस को प्रूफ करने के लिए। कंडीशंस ये है कि अगर ये बी और सी परस्पर नज़दीक हों, यानी जो बिंदु सी है वो यहाँ हो, जब बिंदु सी यहाँ होगा तो आई बी बराबर किसके लिख सकते हैं? आई सी के। इसका मतलब ये है, इसको ऐसे समझें, ये पॉइंट अगर सी यहाँ होगा तो जो आई सी है ये वाली लाइन वो ऐसी हो जाएगी यहाँ पर, तो फिर आई बी लगभग बराबर हो जाएगा आई सी के। और उसी तरह से ये वाला यानी सी अब यहाँ आ जाएगा तो जो ओ सी है जब यहाँ करीब आ जाएगा तो इस तरह से आ जाएगा। अब ओ बी लगभग बराबर हो जाएगा ओ सी के। ये तभी पॉसिबल है जब ये सी पॉइंट यहाँ हो, जब सी पॉइंट यहाँ होगा तो इस वजह, अभी सी यहाँ है, अब जब बी के करीब होगा तो इस तरह से। अब आप देख सकते हैं ओ बी और ओ सी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये तब के उस केस में है जब ओ जो सी बिंदु है वो बी के काफ़ी नज़दीक हो, और ओ सी यानी आई सी किसके बराबर हो जाएगा? आई बी के, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो वही कंडीशन है यदि सी बी के बहुत नज़दीक है, तो इसमें थ्योरम्स यानी कंडीशंस लगा रहे हैं हम, यदि सी कॉमा बी के बहुत नज़दीक हो, कैसा हो? बहुत नज़दीक। जब नज़दीक होगा तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखें यहाँ पर, जब सी यहाँ होगा तो हम लिख सकते हैं आई बी इज इक्वल टू आई सी, आई बी लगभग बराबर होगा आई सी के। तब लिख सकते हैं आई बी लगभग बराबर होगा आई सी के, तथा इसमें एक चीज़ और लगाएंगे हम, तथा गौर करें ये वाला ओ बी लगभग बराबर होगा ओ सी के, ये वाला सी यहाँ आ जाएगा तो ये लाइन कुछ यहाँ होगी, तो ओ बी लगभग बराबर होगा ओ सी के। तो ओ बी लगभग बराबर किसके हुआ? ओ सी के। अब देखें समीकरण नंबर 4 से, अब ऊपर वाली इक्वेशन को देखें, इसको समीकरण 4 से, तो इधर तो ये चल रहा है ए एन एल इज इक्वल टू, अब ओ सी देखें मेरे पास कहाँ है? ओ सी। अब ओ सी की जगह हम क्या लिखेंगे? ओ बी। ओ सी की जगह क्या लिखेंगे? ओ बी। ऐसा कर क्यों रहे हैं? हमें इसकी वैल्यू पता है इसलिए। अब ओ सी देखें यहाँ पर, ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं? ओ बी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ओ बी अपॉन आई सी को हम क्या लिख सकते हैं? आई बी। आई सी को हम क्या लिख सकते हैं? आई बी। अब ओ बी और आई बी की वैल्यू देखें आप, ओ बी मेरे पास ओ से लेकर बी तक, ओ बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एच, और आई बी की वैल्यू कितनी है? स्मॉल एच। प्रूफ हो गया ये। तो ए एन एल देखें यहाँ पर, ये क्या लिखा? ए एन एल इज इक्वल टू, डायग्राम से देख सकते हैं ओ बी, ओ से लेकर बी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हाइट कितनी है? कैपिटल एच,
और इसे ही हमने माना है वास्तविक गहराई। तो यानी ये क्या आ गई, कैपिटल H अपॉन आई बी, आई से लेकर बी तक, आई से लेकर बी तक, आई से लेकर बी तक, ये क्या है, स्मॉल h। तो ये क्या मानी है मैंने, स्मॉल h, इसे कहते हैं आवासीय गहराई। तो ये संबंध आ गया वास्तविक गहराई और आवासीय गहराई में। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ANL इजुकल टू H क्या मेरी वास्तविक गहराई, H क्या है वास्तविक गहराई, और स्मॉल h क्या है आवासीय गहराई, आवासीय गहराई। तो ये रिलेशन आ गया वास्तविक गहराई और आवासीय गहराई, और n यहाँ पर क्या है अपवर्तनांक। तो इसको हम डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये डेरिवेशन तो यहाँ तक हो गया। कई बार वो पूछते हैं ये जो विस्थापन हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं आवासीय विस्थापन, यानी वस्तु आपको कितनी ऊपर दिखाई दी, कई बार ये डिस्टेंस को पूछते हैं वो। तो इस डिस्टेंस को हमने मान लिया स्मॉल d, क्या मान लिया स्मॉल d। तो अब हम निकालेंगे आवासीय विस्थापन, इस चीज़ को हम यहाँ निकाले दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ से आवासीय विस्थापन, आवासीय विस्थापन, आवासीय विस्थापन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब आवासीय विस्थापन को मान लिया मैंने, अब आवासीय विस्थापन को मान लिया स्मॉल d, क्या मान लिया स्मॉल d। अब स्मॉल d कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये डिस्टेंस निकालनी है, पूरी डिस्टेंस कितनी है कैपिटल H। अब कैपिटल H में से अगर हम ये स्मॉल h डिस्टेंस निकाल लें तो क्या बचेगी, स्मॉल d बचेगी। देखो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल H है और यहाँ तक h है, तो पूरे में से अगर हम इतनी लाइन काट दें तो ये तो बचेगी। तो स्मॉल d को हम लिख सकते हैं कैपिटल H माइनस स्मॉल h। यहाँ से यहाँ तक कैपिटल H है और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल h है। अब आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तो पूरे इतनी डिस्टेंस में से अगर हम इतनी डिस्टेंस को निकाल दें तो ये तो बची स्मॉल d। तो स्मॉल d को हम लिख सकते हैं कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो आवासीय विस्थापन जो है वो मेरा हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन से स्मॉल h की वैल्यू निकाल रहे हैं, स्मॉल h की वैल्यू निकालें तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर, तो d इक्वल टू कैपिटल H माइनस, अब स्मॉल h की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा h माइनस h अपॉन, ये क्या लिखा है ANL। ये कैसे निकाल लिया यहाँ से, देखो यहाँ पर ये यहाँ आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा यहाँ, स्मॉल h की वैल्यू निकाल ली इक्वेशन नंबर 5 से। अब यहाँ से देखो h कॉमन आ रहा है, तो d इक्वल टू कैपिटल H कॉमन कर दिया, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन ANL। तो ये रिलेशन आ गया आवासीय विस्थापन का, यानी आवासीय विस्थापन क्या, स्मॉल d जो डिपेंड कर रहा है उसकी वास्तविक गहराई और उस अपवर्तनांक पर, यानी जो आपने लिक्विड लिया है उसके अपवर्तनांक पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बखूबी समझ में आया होगा। तो इस केस में हमने निकाली वास्तविक गहराई और आवासीय गहराई में संबंध, और आवासीय गहराई जो वास्तविक आवासीय विस्थापन होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये है। और रिलेशन जो मेरा टारगेट था वो है आवासीय गहराई वास्तविक गहराई का, वो ये है, यानी आवासीय यानी अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है वास्तविक गहराई बट्टे आवासीय गहराई। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तब तक दैट्स ऑल।